हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 5वें चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं और इसमें कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से करना और समझना। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले एक बात मुझे आपको ये कहनी है कि इस चैप्टर में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परिभाषाएं, दूसरी फिर अभिगृहित यानी एक्सियोम्स, और तीसरी है अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स। ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि परिभाषा किसी की भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपके पास परिभाषा आ जाए कि सतह की, ये पृष्ठ की परिभाषा क्या है, तो आपको ये लिखना है। रेखा की परिभाषा क्या है, आपको ये लिखना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, जैसा ये है उस तरह से लिख देना है। तो आपको ये परिभाषाएं पढ़नी है। फिर अभिगृहित आपको पढ़ने हैं, आप इनको याद कर लेना कि कौन सी, क्योंकि कभी कभार ये पूछा जाता है कि इसकी दूसरी अभिगृहित बताओ, पहली अभिगृहित बताओ, और क्वेश्चंस करने में भी इनका यूज़ होता है, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। और तीसरा है अभिधारणाएं। अभिधारणा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये 5वीं अभिधारणा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और ये अभिधारणाएं हैं तो ये भी आप पढ़ लेना। ये 3 चीज़ें आपको समझनी है, पढ़नी है, याद रखनी है। अगर आप ये करते हैं तो समझो कि आपका आधे ज़्यादा काम तो हो गया। उसके बाद फिर अब ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। तो शुरू करते हैं इनको सॉल्व करना 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस की विमाओं की संख्या होती है। एक ठोस है, उसमें कितनी विमाएं होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखो, यह है बिंदु। देखो, विमा क्या होती है? विमा होती है कि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, क्या है। मैं बिंदु की बात करूं, बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं? बिंदु में कोई भी विमा नहीं होती है क्योंकि इसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, तो 0, कोई विमा नहीं है। अगर मैं बात करूं रेखा या रेखाखंड की, इसमें कितनी विमाएं होती हैं? इसमें 1 विमा है क्योंकि इसमें केवल लंबाई है। अगर मैं पृष्ठ की बात करूं कि पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ है एक, तो इसमें 2 विमाएं होती हैं क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। जैसे अगर मैं, मतलब जो सतह वाली चीज़ होती है, जैसे त्रिभुज हो गया, ये वृत्त हो गया, इस तरह की जो सतह होती है, इसमें 2 विमाएं होती हैं, या तो इधर जाती चीज़ें या इधर जाती हैं चीज़ें। ओके। लेकिन जब हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस में होती हैं 3 विमाएं, क्योंकि ठोस में इधर उधर तो चीज़ें जाती हैं लेकिन ऊपर भी आती हैं। तो जैसे मान लो कि बेलन है जैसे, या अगर मैं शंकु की बात करूं तो शंकु है, तो शंकु एक प्रकार का ठोस है और इसमें 3 विमाएं होती हैं। तो आप देखेंगे चीज़ें इधर उधर जा रही हैं, उधर और अंदर की तरफ, ये जैसे इधर है ना, इधर इधर तो जा ही रही हैं, इधर भी जा रही है और ऊपर भी आ रही हैं। तो इसमें 3 विमाएं होती हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पृष्ठ में 2 विमाएं होती हैं। रेखा की बात करें तो इसमें एक विमा है और बिंदु में कोई भी विमा नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा कहती है। यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा क्या कहती है? अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको अभिधारणाएं ठीक से पता है तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या है दूसरी अभिधारणा? एक शांत रेखा, अक्सर इसको शांत कहा है, वैसे हम इसको ऐसे भी कहते हैं, शांत रेखा, ठीक है ना, शांत रेखा, बल्कि हो सकता है आपकी किताब में शांत लिखा हो। शांत रेखा होती है जो रुक जाती है, जिसको हम रेखाखंड भी कहते हैं। रेखाखंड, इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये हो सकता है ये शांत रेखा की जगह पे आपको रेखाखंड देखने को मिल जाएगी। एक रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है ना। दूसरी अभिधारणा ये कहती है। क्वेश्चन नंबर 3, रेखाएं समांतर होती हैं यदि वह प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यह किस रूप में कहा गया है? अब देखो, यहाँ पे क्या है कि हमको बस ये बताना है कि ये क्या चीज़ हो सकती है, क्या ये अभिगृहित हो सकती है। क्योंकि देखो, ये जानने के लिए आपको कोई अभिगृहित का जानना जरूरी नहीं है, बस आप ये बताओ कि क्या हो सकता है। अभिगृहित हो सकती है, ये परिभाषा हो सकती है, अभिधारणा हो सकती है, क्या हो सकता है ये? तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक परिभाषा दी है कि समांतर रेखाओं की परिभाषा है ये, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। परिभाषा क्या है कि जो किसी शब्द के बारे में बताया कि ये चीज़ ये है, ये परिभाषा है। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है किस रूप में है? एक परिभाषा के रूप में है। अब जो लिस्ट है अभिगृहित वगैरह की, उसमें आप इसको देखने मत लग जाना, क्योंकि हो सकता है आपको ना मिले ये। लेकिन ये जानना चाह रहा है जो क्वेश्चन बनाने वाला है कि
आप समझते हैं कि इन चीज़ों में क्या अंतर है? तो ये एक परिभाषा है। तो अगर किसी चीज़ की परिभाषा लिखी हो, भले आपके पास नहीं हो, बट आपको जानना ज़रूरी है कि हाँ, ये तो एक परिभाषा का रूप है। ओके? इसी तरह का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो यहां पर देखो, परिभाषा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती और इनको भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रमेय इसका आंसर है, प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ये जैसे हैं हमको वैसे ही मानना होता है कि ये ऐसी है। ओके? प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं, तो इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस की परिसीमाएं होती हैं। तो ठोस की परिसीमाएं होती हैं पृष्ठ। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो, परिसीमा यानी बाउंड्री, मतलब अब अगर मैं बात करूं किसी ठोस की, मान लो कि कोई ठोस इस तरह से है और इसकी मैं बाउंड्री की बात करूं, तो ये बाउंड्री पृष्ठ, अगर आप इसको ये देखोगे तो एक पृष्ठ बनाता है। ये इसके आप फेस देखोगे तो एक पृष्ठ बनाता है ये। तो अगर ठोस की परिसीमाओं की बात करूं मैं, तो वो होगा पृष्ठ। यहीं पे अगर क्वेश्चन ये चेंज होकर आ जाता कि एक पृष्ठ की परिसीमाएं क्या है, ठोस की जगह पे अगर पृष्ठ होता कि पृष्ठ की परिसीमाएं क्या है, तो पृष्ठ इस तरह से होता है जैसे एक पृष्ठ है। तो इसकी परिसीमाएं जो हैं ये होती हैं रेखाएं। रेखाएं और वक्र, अगर मान लो कि पृष्ठ इस तरह से हुआ तो इसकी परिसीमाएं हैं रेखाएं। और अगर मैं रेखा की बात करूं कि रेखा की परिसीमाएं क्या है, बाउंड्री, तो रेखा तो ये है, तो इसकी बाउंड्री क्या है, बिंदु है। इस तरह से है। तो ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ, पृष्ठ की परिसीमाएं रेखाएं, रेखाएं की परिसीमाएं बिंदु, क्योंकि बाउंड्री देख रहे हैं आप, बिंदु। इस तरह से समझ आ गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने इस समीकरण को हल करना है और हमने बताने की किस अभिगृहित का प्रयोग किया है। तो हमारे पास है समीकरण a माइनस 15 बराबर 25। हमने a ज्ञात करना है, तो सोचो a कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 15 जोड़ेंगे। तो ये होगा, इसमें 15 हमने जोड़ा, इस तरफ इसलिए जोड़ें ताकि 15 से 15 कट जाए और a मिल जाए। वही हम ये करेंगे। लेकिन इसमें फिर यूक्लिड की एक बात कहां से आ गई, यूक्लिड का अभिगृहित तो बिल्कुल है, यूक्लिड का अभिगृहित है। क्या है कि अगर बराबर चीजों में हम बराबर जोड़ें तो जो उत्तर आंसर आएगा वो भी बराबर होगा। बराबर चीजों में बराबर जोड़ने पर बराबर चीजें आती हैं, ये हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहां पे बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, दोनों पक्षों में 15 जोड़ने पर यह हो गया। और यूक्लिड के अभिगृहित के अनुसार, वैसे दूसरी अभिगृहित है यूक्लिड की कि दूसरी अभिगृहित के अनुसार, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बस आपको पता है कि हम ऐसे जोड़ सकते हैं दोनों तरफ, कैसे, यूक्लिड के अभिगृहित के अनुसार यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो ये हमने दोनों तरफ जोड़ दिया है। 15 से 15 कट गया और यह आ जाएगा a बराबर 40, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, ये मैं आपको फिर से बता दूं कि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये वही है, जैसे मान लो कि 10 बराबर 10 है, दोनों तरफ अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या आएगा, ये 15 आएगा और ये 15 आएगा, ये भी बराबर होंगे। ये बराबर थे, इनमें बराबर चीज़ों को जोड़ा, ये बराबर आ गए। लेकिन ये क्या है, ये यूक्लिड की प्रॉपर एक अभिगृहित है, उसके हिसाब से हमको लिखना होता है। तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार मैंने इसी क्वेश्चन को देखा रिपीट होते हुए एग्जाम में। अच्छे से इसे समझना। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ये ए सी बराबर ए बी बटे 2। आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं ए और बी, इसके यहाँ पर है सी। अब ये सी बिल्कुल बीच में इस तरह से कि ए सी बराबर है बी सी, तो यानी जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है, ये बराबर है। तो हमने ए सी बराबर ये हमने लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी।
ये तो दिया है, सिद्ध क्या करना है कि AC बराबर AB बटे 2। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है AC बराबर BC है। अब हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे क्या? दोनों पक्षों में हम AC जोड़ेंगे। AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। ठीक है, ये एक काम करो, AC को पहले लिख दो, AC प्लस BC। AC क्योंकि AC पहले, BC थोड़ा बाद में। तो मैंने क्या किया, बस AC को दोनों तरफ जोड़ दिया है। और ऐसा हम जोड़ सकते हैं, याद है कि बराबरों में अगर बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे ये यूक्लिड की अभिगृहित क्या कहती है, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखो आगे, अब यहाँ पे AC और AC को मिला के तो हुआ 2AC। ठीक है, और यहाँ पे AC और BC को मिला के हुआ AB। और ये भी हम एकदम सीधे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि AC प्लस BC और AB एक दूसरे के संपाती हैं। तो जो परस्पर संपाती होते हैं वो बराबर होते हैं। संपाती का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो इसको इसके ऊपर लेके आ सकते हो बिल्कुल, और वो ढक जाएगा। तो संपाती की अगर हम बात करें तो ये होता है, बिल्कुल इसके ऊपर आप लेके आ सकते हो, ये होता है संपाती। ओके, एक दूसरे को ये ढक सकते हैं एक तरह से अगर कहा जाए। तो यहां पे हम ये कहेंगे कि चूंकि AC प्लस BC और AB परस्पर संपाती हैं, इसलिए ये बराबर हैं, और हम इसकी जगह पे AB लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने इस तरह से लिखा है, ध्यान से इसको देखो। देखो AC प्लस BC ये और AB परस्पर संपाती हैं, तो AC प्लस BC हो गया AB। और ये यूक्लिड की अभिगृहित है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये और ये एक परस्पर संपाती, तो ये बराबर हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं AC प्लस AC हुआ 2AC बराबर AC प्लस BC हुआ AB। ओके, और अब हम यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2AC अपॉन 2 बराबर AB अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा और यह आ जाएगा AC बराबर AB बटे 2। और यही हमने सिद्ध करना था। कुछ लोग वैसे यहाँ पे भी लिखते हैं एक अभिगृहित कि जो वस्तुएं बराबर होती हैं उनके आधे भी बराबर होते हैं। आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतना भी पर्याप्त है। और ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से इसे हम हल करेंगे। आप इसको 2-3 बार ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पदों की परिभाषाएं हमने बतानी है। यहाँ पे इनको परिभाषित करना है। समांतर रेखाएं और वृत्त की त्रिज्या। देखो, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो एक ही तल में हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें, कभी भी एक दूसरे को न काटें। एक ही तल में होना ज़रूरी है इनका, ठीक है ना? नहीं तो होने को तो ये भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, पर ये समांतर थोड़े ना है। तो यहाँ पे वे रेखाएं जो एक ही तल में हो और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं उनकी बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है, सदैव समान होती है। तो इन ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इसकी परिभाषा इस तरह से लिखते हैं। एक ही तल यानी प्लेन में स्थित वे 2 सीधी रेखाएं जो दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, है ना? उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है। तो ये मैं आपको समझा भी चुका हूं और ये परिभाषा है। अब वृत्त की त्रिज्या। देखो, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? ये हमारे पास एक वृत्त है और ये केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से और वृत्त के बीच की जो दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। समझे ना? ये वृत्त का केंद्र है और ये इसकी परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ये वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषाएं हैं, इस तरह से लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कहा गया है कि जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है उससे समांतर रेखाओं का जो एग्जिस्टेंस है कि समांतर रेखाएं होती हैं, क्या
उसको वो निर्धारित करता है? क्या ये पांचवी अभिधारणा के समांतर रेखाओं के बारे में कहती है कि ये होते हैं? और कहती है तो किस तरह से कहती है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है। ये है पांचवी अभिधारणा। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। पहले ये क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को हमने सरल रूप में इस तरह से लिख दिया है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो, तो वे रेखाएं उसी ओर मिलती हैं। यानी देखो, हमारे पास ये दो रेखाएं हैं और अभी हम समांतर नहीं बना रहे हैं, कोई भी दो रेखाएं बना रहे हैं। अगर कोई रेखा इनको काटे, तिर्यक रेखा, तो दो को अंतःकोण ये बनते हैं ना, इस तरफ के ये बनेंगे, इस तरफ के ये बनेंगे। तो अब आप ये बताओ कि 180 अंश से कम का योग किस तरफ होगा? इसी तरफ होगा। ये तो 180 से ज्यादा हो वाला योग होगा ये। तो यहां पर 180 अंश का मतलब दो समकोण। 180 अंश स्पेशली ये शब्द यूक्लिड में नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है दो समकोण, लेकिन हम इस तरह से लिख सकते हैं सिंपल भाषा में। तो ये कहा गया है कि जिस तरफ का योग दो समकोण से 180 से अंश से कम हो वहां मिलेंगी। तो यहां 180 अंश से कम है और आप इनको आगे बढ़ाओगे तो ये रेखाएं यहीं मिलेंगी। लेकिन अब सोचो कि अगर ये योग बिल्कुल 180 हो, बिल्कुल अगर ये योग 180 हो, इसका और इसका योग 180 हो और इसका और इसका योग 180 हो, तो ना तो इधर मिलेंगी और ना इधर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि योग अगर 180 अंश से कम हो तो उसी ओर मिलती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल 180 है, इधर भी और इधर भी, तो ना तो इधर मिलेगी ना इधर मिलेगी, और ये रेखाएं होंगी समांतर। तो एक तरह से ये जो है ये वाली बात भी कहता है अगर हम दूसरी तरह से देखें। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने पूछा है कि क्या निर्धारित होता है, तो हमने लिखा है हाँ। पहली बात तो इसका उत्तर है हाँ। फिर स्पष्ट किया है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा कहती है कि दो रेखाएं अगर हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जिस ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो वहां वो रेखाएं मिलेंगी। तो ये अगर आप आगे बढ़ाओगे तो यहां मिलेगी क्योंकि इनका योग 180 से कम है। लेकिन अगर बिल्कुल 180 हो तो वो नहीं मिलेंगी। तो ये इनका योग 180 अंश है, इनका योग भी 180 अंश है। तो हम यही लिखेंगे कि यदि एक ओर के कोणों का योग ठीक 180 अंश है तो रेखाएं उस ओर नहीं मिलेंगी। इसी प्रकार से दूसरी ओर के कोणों का योग भी 180 अंश होगा, इसलिए दूसरी ओर भी नहीं मिलेंगी। चूंकि ये रेखाएं किसी भी दिशा में नहीं मिलती, इसलिए वे समांतर हैं। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस आकृति में यदि AC बराबर BD हो, AC बराबर है BD, तो ये बराबर है ये, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। समझे? ओके, करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया है कि AC बराबर BD है। ओके, और हमने चलो लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है AB बराबर CD। अब सबसे पहले AC की बात करते हैं। तो AC बराबर क्या है? AC बराबर है AB प्लस BC। AB प्लस BC AC है ना, दिख रहा है साफ। लेकिन इतना आसान नहीं है कि हम बस ऐसे लिख दें, हमको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि AC और AB प्लस BC परस्पर संपाती हैं और यूक्लिड की क्या कहती है अभिगृहित कि जो वस्तुएं परस्पर संपाती हों बराबर होती हैं, इसलिए बराबर हैं। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर वे में। संपाती समझते हैं ना, AC जो है इसके ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल ढक देगी। तो हम ये कहेंगे कि ये और ये संपाती हैं। तो यानी AB प्लस BC अगर हम इनको अलग अलग जोड़ दें ऐसे और पूरा AC देखें तो ये परस्पर संपाती हैं। अच्छा, साथ में इसको भी लिख देते हैं कि जो BD है, ये BD, ये क्या है? BC प्लस CD। क्यों?
सेम रीज़न कि बी सी प्लस सी डी और बी डी अगर मैं बात करूं तो ये भी तो परस्पर संपाती है ना। तो ये अलग बात है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे ये लिखा हमने वैसे ही, और बी डी और बी सी प्लस सी डी परस्पर संपाती हैं, ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि यूक्लिड की एक अभिगृहित है। मतलब ये बराबर क्यों है? क्योंकि यूक्लिड की अभिगृहित है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो संपाती हैं इसलिए बराबर हैं। ओके। और अब चूंकि ए सी बराबर बी डी है, ए सी की जगह पे ये लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, और बी डी की जगह पे ये लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। समझे? अब दोनों साइड से हम माइनस करेंगे क्या? बी सी, और यहां से भी। ओके, लेकिन ध्यान रखना ऐसे ही नहीं माइनस कर देंगे, हमें यूक्लिड की अभिगृहित यहां पर बतानी है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड की अभिगृहित, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। ओके, तो इसलिए हमने घटाया है। अब यहाँ बी सी से बी सी कटा, बी सी से बी सी कटा, और हम लिखेंगे कि ए बी बराबर सी डी, और यही हमने सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसका सोल्यूशन है। ऐसे करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और अब कुछ प्रश्न हैं जो ऐसे आते हैं आपके पास कि देखो, कभी कभार भरने को आते हैं और कभी कभार आपके पास आते हैं कि जब ऑप्शन दिए होते हैं 3-4। ओके, और यह क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि यूक्लिड किस देश के निवासी थे। तो इसका उत्तर है ग्रीस, यूनान। ओके, तो हिंदी में हम यूनान कहते हैं और इंग्लिश में है ग्रीस। ठीक है, अच्छा, थेल्स वही आंसर है कि ये भी यूनान के निवासी थे, यानी ग्रीस। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात क्या था? ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 4:2:1, ये ईंटों का अनुपात है ना, कि 4 उसकी लंबाई होगी, 2 उसकी चौड़ाई होगी और 1 उसकी ऊंचाई होगी, इस तरह से। तो ये ईंटें ऐसी बनाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, फिर है श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ गूथे हुए समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, कितने होते हैं? इसका उत्तर है 9 समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और फिर है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये है, तो आप इसको रट लेना। 5वीं अभिधारणा स्पेशली क्या है ये? देखो, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा पहले मैं सिंपल तरह से आपको समझाता हूँ। वैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये, लेकिन मैं आपको सिंपल तरह से समझाता हूँ। देखो, 2 रेखाएं ऐसी हैं और एक रेखा उनको काटती है, ये तिर्यक रेखा है, ये काटती है। तो आप जानते हैं तिर्यक रेखा अंतःकोण बनाती है दोनों ओर, इधर भी और इधर भी। अब ये जो अंतःकोण है, इनका योग कुछ होगा, कुछ अंश होता है ना। तो 180 अंश से, अब देखो, यूक्लिड ने 180 अंश ये जो है ये यूज़ नहीं किया है, उन्होंने 2 समकोण शब्द यूज़ किया है। तो बात वही है, ठीक है ना। पर हम चलो 2 समकोण हम लिखेंगे कि जो इनका योग है, जिस तरफ 2 समकोण से कम होगा ये रेखाएं उधर एक दूसरे को काटेंगी। जब हम इनको बढ़ाएंगे, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, तो ये रेखाएं उस तरफ कटेंगी जहां योग 2 समकोण से कम हो, यानी 180 अंश से कम हो। तो इधर आपको साफ दिख रहा है कि योग कम है ना 180 अंश से, तो ये रेखाएं इधर काटेंगी। ये आसान तरीका है समझने का। अब जो प्रॉपर वे है ये क्या है? यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, जैसे एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोणों को इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण यानी 180 अंश से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं जिनकी हम बात कर रहे थे, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। तो ये योग 180 अंश से कम इधर है ना, तो ये इधर मिलेंगी। ये इसको सीधा
इस तरह से आप ये लिख सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है। आप बस इसको एक दो बारी पढ़ लेना और ध्यान में रखना और आप इसको लिख देंगे, ठीक है। बस इसको आप एक दो बारी अच्छे से पढ़ लेना और ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। और इस प्रकार इस वीडियो का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।